अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। उस्मान डार के कामरान शैद को दिए गए इंटरव्यू का जायजा लिया जाए और थोड़ा सा गहराई में जाकर देखा जाए तो जनाब जनरल बाजवा साहब ने जिस वक्त इमरान खान की पीठ से हाथ उठाया था, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई और तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो गई, इस वजह से कि जनाब वो जो मामलात सेनेट में या पार्लियामान में इमरान खान के लिए मैनेज किए जा रहे थे, अब वो मैनेज करने वाला कोई शख्स नहीं बैठा था, वहां डंडे वाला कोई नहीं बैठा था। इस वजह से अपोजिशन कामयाब हो गई और इमरान खान को हुकूमत से निकालने में भी कामयाब हो गई। अब इमरान खान साहब हुकूमत से निकलने के बाद बाजवा साहब के साथ मुसलसल राब्ते में था और ना सिर्फ राब्ते में था बल्कि बाजवा साहब से बाकायदा तौर पर हदायत भी ले रहा था। और सिर्फ इसलिए हदायत ले रहा था कि जनाब चूंकि पीडीएम ने इमरान खान के गंद उठा लिया और आने वाले इलेक्शन में तमाम तर जो गंद की इमरान खान का जो गंद है उसकी वजह से पीडीएम का वोट बैंक कम हो जाएगा और ऐसा देख भी रहे हैं, तो जनाब इसका फायदा इमरान खान को ही होना है। और इमरान खान साहब भी दिन के उजाले में अपने जलसों में कहते आए कि ये मीर जाफर मीर सादिक हैं, और मजे की बात यह है कि जिनको वो मीर जाफर और मीर सादिक कह रहा था, रात को वही लोग एक दूसरे के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। जबकि बड़ों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जनाब हम जो है वो सियासत से पीछे हट चुके हैं, अब हमारा सियासत से कोई राब्ता वास्ता नहीं। और मजे की बात यह है कि जिस वक्त आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आया तो जनाब उस वक्त आर्मी चीफ की तकर्री रोकने के लिए बकौल उस्मान डार की इमरान खान साहब ने बाजवा की हिदायत पर मार्च किया और बाजवा साहब फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। बाजवा साहब जानते थे कि अगर आसिम मुनीर आर्मी चीफ की ओहदे तक पहुंच गया तो फिर किसी की खैर नहीं, और वो तमाम लोग कटहरे में आएंगे जिन्होंने नया पाकिस्तान की वो ठेकेदारी की और इसके साथ साथ 4 सालों में जो मुल्क को दिवालिया करने और माशी तौर पर बदहाल करने और अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने में किरदार अदा किया, वो सब लोग कानून के कटहरे में आएंगे। तो जनाब एक जानिब बाजवा साहब जो है उधर इमरान को पुशअप कर रहा था और बाजवा साहब ही, जैसा कि इमरान खान खुद कहता है कि बाजवा के कहने पर उन्होंने पंजाब असेंबली तहलील की थी। मकसद क्या था कि पंजाब की असेंबली तहलील करके मुल्क में सियासी सूरत हाल मुस्तहकम नहीं होने देनी और हर सूरत पंजाब में इलेक्शन करवाना है ताकि आने वाले वक्त में इमरान खान के लिए असेंबली तक पहुंचने की रास्ता हमवार किया जाए। और जैसा कि प्लान तरतीब दिया गया था कि पाकिस्तान में वह पार्टी की हुकूमत होगी, एक पार्टी का निज़ाम लाया जाएगा और इमरान खान को बादशाह और बहुत से लोगों को ताहयात ओहदे दिए जाएंगे, सरकारी ओहदेदार उनको बनाया जाएगा। तो इस हवाले से पंजाब वो काबू कर रहे थे, लेकिन वो तो जनाब हुकूमत भी डट गई और दूसरा कुछ अदारे भी डट गए जो कि हुकूमत की पुष्टपनाही पर आ गए, जिसकी वजह से इमरान खान का प्लान कामयाब ना हो पाया। लेकिन यहां पर बाजवा साहब का किरदार आप देखिए जो कि आपको पेचीदा ही नजर आएगा। दरअसल बाजवा साहब दोनों तरफ से खेलना चाह रहे थे और वो खेलने में कामयाब भी हुए। इस हवाले से कुछ सियासतदानों ने बात भी की, जैसे कि मरियम नवाज ने कहा था कि हमारी हुकूमत तो 27 नवंबर के बाद में आई है, मतलब पहले सब कुछ बाजवा साहब मैनेज करता है। इसी तरह अब जनाब ख्वाजा आसिफ की जो प्रेस के साथ की गई बातें हैं जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में की हैं, उनका अगर मतन देखा जाए तो खुलासा यही निकलता है
کہ بھائی باجوہ صاحب دونوں طرف سے کھیلتے آ رہے ہیں، اور ان کی یہ دونوں طرف سے کھیلنے کا جو مقصد تھا یا اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جناب وہ دونوں طرف کے ہیرو، ایک جانب انہیں ڈر تھا کہ عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اس کا سارا ملبہ باجوہ پر آ کر گرنا ہے، اس لیے انہوں نے ان کے حوالے ملک کر دیا اور سیاست سے پیچھے ہٹ گئے، جبکہ دوسری جانب وہ یہ عمران خان کا بھی ساتھ دے رہے تھے کہ بھائی اب انہوں نے گند اٹھا لی ہے، اب یہ جو اس گند کی سزا ہے وہ الیکشن میں بھگتیں گے اور دوبارہ عمران خان کا کامیاب ہو کر آ جائے گا، اور عمران خان کا تو میں استاد ہوں۔ تو یہ بھی سلسلہ تھا، اور جس وقت باجوہ صاحب جانے لگے، ان کا ٹائم پیریڈ مدت ملازمت مکمل ہوئی، تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے خود ہی فیض حمید کا ریزائن منگوایا، ان سے استعفیٰ منگوا کر اس پر سائن کیے اور فیض حمید کو گھر بھیج دیا، تاکہ اگر کل کلاں کو معاملہ کورٹ مارشل تک جاتا ہے تو فیض حمید نہ پکڑا جائے۔ خیر، اب چونکہ انہوں نے تو ڈیل کی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ کہ وہ ان کو محفوظ راستہ دیں گی، اور انہوں نے پی ڈی ایم نے محفوظ راستہ بھی دیا ہے، باجوہ کے خلاف کوئی کاروائی پی ڈی ایم کے دور میں نہ کی گئی، اور نہ ہی پی ڈی ایم میں موجود سیاسی جماعتیں، وہ تمام جماعتیں جن کو آج کل پارلیمان یا جمہوریت کا بخار چڑھا ہوا ہے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ جناب باجوہ کو قانون کی کٹہرے میں لایا جائے۔ دبے چھپے الفاظ میں چند جماعتوں نے یا چند لوگوں نے باتیں کی بھی، لیکن نام لے کر کسی نے نہیں کہا۔ تو جناب اب جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں اس میں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جناب یہ طاقت کی گیم کے لیے سارا کچھ کیا جاتا رہا، یا بڑوں کی لڑائی تھی کہ بڑے جو چاہتے تھے کہ وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کو مات دکھانے کے لیے وہ ساری گیم کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں جو بات ہے کہ باجوہ صاحب دونوں طرف سے کھیل کر اپنے لیے راہ ہموار کرنا چاہ رہے کہ اگر ادھر عمران خان آ گیا پھر بھی وارے نہ رہے، اگر عمران خان نہ آیا ادھر وہ رہ کر جو ہے اپنے لیے کم از کم اور نہیں تو اپنے لیے ریلیف لیتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔